हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। हम सभी कोशिशों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए तो कामयाब होंगे। कोशिश करेंगे तो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। और इसी कोशिशों की श्रृंखला में आज जो हम एक कोशिश लेकर आए हैं वो है आपकी क्लास 9th हिंदी कोर्स ए की बुक है कृतिका भाग 1। पाठ है हमारा रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी एक एकांकी है, यानी कि एक नाटक स्टेज प्ले टाइप का है जो हमारे सामने रखा गया है। इसको हम पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पहले भी पढ़ चुके हैं, पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हमने इसकी किया हुआ है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इसका क्विक रिवीजन करेंगे, यानी कि जल्दी जल्दी से इस चैप्टर को समझेंगे कि इस चैप्टर के अंदर है क्या, और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे जो रिलेटेड तो इसी चैप्टर से हैं लेकिन हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं, यानी कि वो हमारी एनसीईआरटी बुक से नहीं है मगर रिलेटेड इसी चैप्टर से। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। एकांकी, रीढ़ की हड्डी एक सामाजिक एकांकी है। एकांकी का मतलब होता है कि जिसमें संवाद होते हैं, लिखा इसको संवाद लेखन की तरह जाता है। इसमें कोई आप स्टेज प्ले वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी ये एक उपन्यास का पार्ट भी हो सकता है, यानी कि कोई उपन्यास लिखा गया, उपन्यास तो आप लोगों ने देखा ही है कि किस तरीके से वो उसमें संवाद लेखन के थ्रू ही सारी चीज़ों को समझाया जाता है, तो उसी का एक पार्ट निकाल कर रख दिया जाता है, तो वो एकांकी भी बन जाता है। तो ये एक सामाजिक एकांकी है, यानी समाज को संदेश देते हुए एक एकांकी खेली गई है। इस एकांकी के लेखक श्री जगदीश चंद्र माथुर हैं। इसमें उन्होंने लड़के और लड़की में भेदभाव करने वाले लोगों पर प्रहार करते हुए दोनों को समान सामाजिक प्रतिष्ठा देने की बात कही है। एकांकी का संक्षिप्त सार इस प्रकार है। तो अब ये जो हमारे राइटर हैं, वो समाज में आप जगह जगह ये चीज़ देखेंगे कि लड़का और लड़की को समान नहीं माना जाता। उन्हें पढ़ाई हो, घर की ज़रूरतें हों, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं ये भेदभाव दिखता ही दिखता है। तो उसी भेदभाव पर उन्होंने इस एकांकी को लिखा है और समाज को संदेश दिया है कि लड़का हो चाहे लड़की, दोनों ही समान होते हैं, दोनों ही आपकी औलादें हैं, आगे चल के आपका नाम रोशन करेंगे, आपका परिवार है वो, उसमें आप किसी भी तरह के भेदभाव को मत रखिए। तो चलिए आप इस एकांकी के सार को फटाफट पढ़ते हैं। क्या है? एकांकी का आरंभ राम स्वरूप बाबू के घर में होने वाली साज सज्जा से होता है। उनकी लड़की उमा को देखने के लिए बाबू गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर आने वाले हैं। बाबू राम स्वरूप, उनकी पत्नी प्रेमा और उनका नौकर रतन कमरे को सजाते हैं। बीच बीच में बाबू राम स्वरूप अपने नौकर पर झुंझलाते भी हैं। तभी प्रेमा उन्हें बताती है कि उनकी लड़की उमा को जब से लड़के वालों के आने की बात कही है तब से वह मुंह फुलाए पड़ी है। अब एकांकी का प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? देखिए, हम बता रहे हैं, आप उसे अपने आप में इमेजिन करना शुरू करिएगा। घर है बाबू राम स्वरूप जी का, उनकी पत्नी है प्रेमा और उनकी लड़की है उमा। तो उमा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। अब जब लड़के वाले आ रहे हैं तो घर को थोड़ा अच्छा सा सजाओ, सब करो, वो सारा काम चल रहा है। अब घर को सजाने में मदद कौन कौन कर रहा है? खुद बाबू राम स्वरूप कर रहे हैं, उनका नौकर कर रहा है, ठीक है, नौकर जो है वो भी सजा रहा है सारी चीज़ों को अरेंज करने में, और फिर उनकी पत्नी है प्रेमा, ये सभी मिलजुल के रूम को सजा रहे हैं। ये यहाँ से एकांकी प्रारंभ होती है। तो प्रेमा यानी कि राम स्वरूप जी की पत्नी आती हैं और राम स्वरूप को बताती हैं कि जब से उमा को, यानी कि उनकी लड़की को ये पता चला है कि उनको लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं, तब से वो मुंह फुलाए पड़ी है, यानी कि उसको अच्छा नहीं लग रहा है, यानी कि वो शादी नहीं करना चाहती, सिंपल सी जो भी चीज़ है, वो मुंह फुलाए बैठी हुई है। रामस्वरूप अपनी पत्नी को कहते हैं कि वो उमा को जैसे तैसे समझाकर तैयार कर दे। साथ ही वे अपनी पत्नी से कहते हैं कि लड़के वालों के सामने उमा की उच्च शिक्षा की बात नहीं बतानी। वे कम पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं, अतः वे उमा को मैट्रिक तक पढ़ा लिखा ही बताएंगे। उसी समय लड़के वालों का आगमन होता है। बाबू गोपाल प्रसाद पढ़े लिखे और पेशे से वकील हैं। तो अब जब उन्होंने, प्रेमा ने बताया कि मुँह फुलाए बैठी हुई है, तो इन्होंने बोला कि ऐसा करो, क्या कहते हैं, उसको तैयार करो, समझाओ बुझाओ, जैसे भी करना है उसको तैयार करो, लेकिन लड़कों वालों के सामने ये मत बताना कि जो उमा है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी, हम सिर्फ इतना बताएंगे कि वो मैट्रिक पास है, इतना नहीं, क्योंकि वो जो लड़के वाले आ रहे हैं देखने के लिए, उनको ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। अब ये वार्तालाप चल ही रहा होता है, इतने में लड़के वाले आ जाते हैं, यानी कि बाबू गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर आ जाते हैं। अब जो गोपाल प्रसाद है वो काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और वकील हैं।
अब देखिए, वकील होते हुए भी उनकी सोच क्या है, उन्हें पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। ठीक है, अपनी घर की बहू के तौर पे उन्हें पढ़ी लिखी लड़की बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उनका बेटा शंकर बीएससी के बाद लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। अब लड़का बीएससी कर चुका है, यानी कि ग्रेजुएशन उसका कंप्लीट है, और वो क्या कर रहा है, मेडिकल कर रहा है, यानी डॉक्टर बनने की प्रिपरेशन कर रहा है। उसके बावजूद देखिए, ऐसा नहीं है कि परिवार ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन तब भी वो लड़की को पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। उनकी आवाज़ पतली और खिसियाहट भरी है। किसकी? बेटे शंकर की पतली आवाज़ है और खिसियाहट भरी होती है, करके आवाज़ जो होती है उस तरीके से उसकी है। झुकी हुई कमर उसकी खासियत है, यानी कि उसकी कमर ऐसे बेंड है, वो सीधा नहीं बैठता, ऐसे करके बैठता है। रामस्वरूप अतिथियों की आव भगत करते हैं। गोपाल प्रसाद अपने अतीत की बातें करते हैं और आत्म प्रशंसा करते हुए अपने आप को महान साबित करने की कोशिश करते हैं। अब बात होती है तो हर बार में गोपाल प्रसाद अपने आप को बड़ा सुपीरियर बताने की कोशिश करते हैं। हमारे ज़माने का सब कुछ, मतलब सब कुछ पहले का अच्छा था, हम बहुत अच्छे हैं, हम पढ़े लिखे, मतलब अपनी एक बातों में ये सारी चीज़ें कहने की वो कोशिश करते हैं, अपनी प्रशंसा करने का प्रयास करते हैं। कुछ ही देर बाद गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस कहकर विवाह की बात छेड़ते हैं। अब क्या कहते हैं, बिजनेस। उन्होंने शादी को क्या बताया, बिजनेस बताया। देखिए गलत है ना यहाँ पे, शादी जबकि नए रिश्तों का निर्माण है, आप नए रिश्ते बना रहे हैं, आप उसको व्यापार बता रहे हैं, तो ये पहली गलती तो यहीं से गोपाल प्रसाद जी ने करी। रामस्वरूप उनके लिए नाश्ता लाकर उनकी सेवा करते हैं। कुछ इधर उधर की बातों के बाद गोपाल प्रसाद स्पष्ट कहते हैं कि उन्हें कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। उनका मत है कि लड़कियों को अधिक पढ़ाना बेकार है, पढ़ना और कमा कर लाना तो केवल पुरुषों का काम है, स्त्रियों का कार्य तो केवल घर गृहस्थी संभालना है। तो अब देखिए यहाँ पे उन्होंने अपनी मंशा प्रकट करी कि उनका मानना है कि लड़कियों का ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई पढ़ के वो क्या करेंगी, क्योंकि उनका काम है सिर्फ घर गृहस्थी संभालना, बच्चों को देखना, ये सारी चीज़ें उनका कार्य है। बाहर जाना, कमाना, सब करना लड़कों का काम है, इसलिए लड़कों को ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। अब ये बात उनकी प्रवृत्ति जाहिर करती है, कैसे दोगली प्रवृत्ति के इंसान हैं वो। गोपाल प्रसाद कहते हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करना केवल लड़कों का अधिकार है, लड़कियों का नहीं। उनका लड़का शंकर भी उनकी इस विचारधारा का समर्थन करता है। तो अब गोपाल प्रसाद जिस प्रवृत्ति पे चल रहे हैं उसी प्रवृत्ति पे उनका लड़का भी चलेगा। अब जब वो कह रहे हैं कि लड़कियों को उच्च शिक्षा नहीं देनी चाहिए, तो शंकर भी इस बात में हामी मिलाता है कि हाँ भाई हम भी राजी हैं। तो वो सोच का असर पड़ता है ना भाई, बाप की सोच जैसी वैसी बेटे की सोच आएगी। तो वही चीज़ शंकर में भी देखने को मिली। थोड़ी देर बाद रामस्वरूप अपनी बेटी उमा को आवाज लगाते हैं। पान की तश्तरी हाथों में लिए उमा अत्यंत सादे कपड़ों में आती है। अब उमा को बुलाया जाता है, पान की तश्तरी लेकर वो एकदम सिंपल सादे उसमें आती है। उसकी आंखों पर लगे चश्मे को देखते ही गोपाल प्रसाद और शंकर चौंक पड़ते हैं। रामस्वरूप बताता है कि कुछ दिन पहले ही आंखों में आई कुछ खराबी के कारण ही वह चश्मा लगा रही है। अब क्या है भाई, चश्मा लगाने का तात्पर्य होता है कि भाई पढ़ा लिखा है, पढ़ने के कारण इतना चश्मा लगा, तो अब चश्मा देख के वो दोनों ही चौंक गए, गोपाल प्रसाद और शंकर की, मतलब कि लड़की पढ़ी लिखी है। लेकिन रामस्वरूप जो है बात को घुमा लेते हैं कि कुछ दिन पहले आँख की एक परेशानी आ गई जिसके कारण वो अभी चश्मा लगा रही है, परमानेंटली लगाती रही और ना ही आगे लगाएगी। गोपाल प्रसाद उससे गाने बजाने के बारे में पूछते हैं। रामस्वरूप भी उमा को गाने के लिए कहते हैं। उमा सितार उठाकर मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई गाने लगती है। वह गीत में इतना तल्लीन हो जाती है कि उसकी झुकी गर्दन ऊपर उठती है और वह शंकर को देखती है। तो अब क्या होता है भाई, देखने आए हैं तो लड़की गा लेती है कि नहीं, बोल लेती है कि नहीं, हर एक चीज़ भाई देखा टेस्ट किया जाता था, तो वही टेस्टिंग यहाँ पे होती है। भैया गाइए, तो वो भी गाने लगती है, भजन शुरू करती है मेरे तो गिरधर गोपाल, और उस गाने में इतना मगन हो जाती है कि जो लड़की जो सर झुकाए घूंघट में थी उसका सर सीधा हो जाता है और घूंघट उसके से हट जाता है और वो शंकर को देख लेती है। जो अभी तक उसने शंकर की शक्ल नहीं देखी थी, वो इस दौरान शंकर की शक्ल को देख लेती है। ध्यान रखिएगा, देख लेती है तो इसका असर क्या पड़ता है आगे। शंकर को देखते ही वह गाना बंद कर देती है। तब गोपाल प्रसाद उससे पेंटिंग, सिलाई व अन्य चीज़ों से संबंधित सवाल पूछते हैं, किंतु उमा कोई उत्तर नहीं देती। अब लड़की से अब सवाल पूछे जा रहे हैं और वो एकदम चुप, एक अल्फाज नहीं बोल रही है। गोपाल प्रसाद उसे बोलने के लिए कहते हैं, वो बोलते हैं कि बोलो बेटा, आंसर दो, जवाब दो जो हम पूछ रहे हैं। रामस्वरूप भी अपनी बेटी को जवाब देने के लिए कहता है।
मतलब पिताजी बोलने लगे कि भाई बोलो बेटा। तरह तरह के सवालों से अपमानित उमा कहती है कि लड़कियां केवल निर्जीव वस्तुएं हैं अथवा बेबस जानवर नहीं होती, उनका भी मान सम्मान होता है। इस प्रकार तरह तरह के सवाल पूछकर उन्हें अपमानित करना उचित नहीं है। अब लड़की अभी तक झल्ला चुकी थी बुरी तरीके से, उसे बिल्कुल, और शंकर को देखकर तो उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो चुप भी हो गई थी। अब तो वो बोलती है कि लड़कियां जो है वो निर्जीव वस्तुएं नहीं होती, जैसे आप चेयर कुर्सी खरीदने जाते हैं, ये ऐसा है, ठोक बजा के देख रहे सब कर रहे हैं, तो लड़कियां निर्जीव वस्तुएं नहीं है। आप उनको सिर्फ जानवर मात्र समझ रहे हैं कि ठोक बजा कर देख रहे हैं, उनको अपनी मंशा कहने की हक नहीं है। तो ये सब चीजें वो आप तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं उससे, भाई शादी करनी है आपने, देख ले, ठीक है, इस तरीके से सवाल पूछकर अपमानित करने का नेसेसरी कोई मतलब नहीं है। तो ये उमा को बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, तो यही बात उसने मुंह खोलकर बोल दी। गोपाल प्रसाद जाने के लिए उठते हैं। अब उमा इतना बोल देती है तो गोपाल प्रसाद को गुस्सा आ जाता है, वो उठकर जाने लगते हैं। तब उमा उन्हें बताती है कि जिस लड़के के लिए वह सर्वगुण संपन्न लड़की चाहते हैं, उनका वह लड़का लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द ताक झांक करता हुआ कई बार पकड़ा गया है। गोपाल प्रसाद को पता चल जाता है कि उमा पढ़ी लिखी लड़की है। अब जब गोपाल प्रसाद उठ के जाने लगते हैं तो उमा बता देती है कि जिस लड़के के लिए आप यहाँ लेकर आए हैं ना, सर्वगुण संपन्न लड़की आपको चाहिए, वो लड़का लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द ताक झांक करता हुआ कितनी बार पकड़ा गया है। अब जब उमा ये बात बताती है तो जो बात बता रही है उस पर ध्यान उनका नहीं है कि उनका लड़का क्या गलत कर रहा है, उनका ध्यान कहा जाता है कि उमा भी कॉलेज में पढ़ती है, यानी कि वो ज्यादा पढ़ी लिखी है। उनका ध्यान इस बात पे जाता है, उनका लड़का कहाँ गलत कर रहा है, अभी भी उनका ध्यान उस जगह पर नहीं गया। वे रामस्वरूप को कहते हैं उन्होंने उनके साथ धोखा किया है। ये कहकर वे दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। तब उमा कहती है कि जाइए और घर जाकर ये जरूर पता लगा लेना कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं। अब जब उनको ये लगता है कि भाई लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी है, तो रामस्वरूप की तरफ मुखातिब होते हैं और बोलते हैं कि आपने हमारे साथ धोखा किया है। आपने बताया कि आपकी लड़की कम पढ़ी लिखी है जबकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। तो यहाँ पर जब वो ऐसा बोलते हैं तो उसके बाद उमा क्या बोलती है कि घर जाकर अपने बेटे की जरूर ये चेक करिएगा कि रीढ़ की हड्डी है कि नहीं। तो अब यहाँ रीढ़ की हड्डी से तात्पर्य ये है कि एक तो वो बेंड करके बैठता था, सीधा नहीं बैठता था, तो एक तो इससे तात्पर्य हो सकता है। दूसरा तात्पर्य यहाँ पर ये हो सकता है कि उसकी जब खुद का मान सम्मान नहीं है, खुद वो इतना गिरा हुआ लड़का है, तो वो दूसरों के लिए इतना अच्छा उसके लिए लड़की वो कैसे इतनी अच्छी ढूंढ रहे हैं। मतलब आप उसका खुद का अपना मान सम्मान नहीं, कितनी बार वो मारपीट लड़कियों से मार खा चुका है, सब कुछ कर चुका है, और आप उसके लिए सर्वगुण संपन्न लड़की चाहते हैं। आपको खुद को अपने लड़के के बारे में नहीं पता। तो यहाँ पर ये दो तरह के तात्पर्य हो सकते हैं। अब यहाँ पर बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा और शंकर के चेहरे पे रुआसापन आ जाता है। अब इतना उमा कहते बोलते ही दोनों गुस्से में हैं, लेकिन दोनों के गुस्से का स्वरूप बदला हुआ है। बाबू गोपाल प्रसाद पे बेबसी है कि मेरा लड़का ऐसा है कृत्य कर रहा है, इस चीज़ की बेबसी आ रही, जबकि उसे जाहिर नहीं कर रहे हैं। जबकि शंकर की पोल खुल गई, इसलिए वो थोड़ा सा रुआसा टाइप का है। दोनों बाहर चले जाते हैं। रामस्वरूप वहीं कुर्सी पे धम्म से बैठ जाते हैं। भाई लड़के वाले ऐसा कर बिना पसंद किए चले गए, तो रामस्वरूप जो है बहुत अपमानित सा महसूस करते हैं और बहुत उनको अफसोस होता है, तो वो वहीं पर बैठ जाते हैं। उमा रोने लगती है। घबराई हुई प्रेमा वहाँ पहुँचती है। तभी उनका नौकर रतन भी वहाँ आ जाता है। वे मेहमानों के लिए मक्खन लेने गया था, तभी रतन की ओर देखते हैं। यही एकांकी समाप्त हो जाती है। अब क्या होता है, रामस्वरूप बैठ गए हैं, उमा भी थोड़ा परेशान, भाई उमा भी रोने लगती है। उसको साथ ऐसा हुआ तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था, रोने लगती है वो। प्रेमा जो अभी तक अंदर थी वो दौड़ के बाहर आती है, और इतने में ही वहाँ पर रतन आ जाता है। भाई घर में मेहमानों के लिए टोस्ट के ऊपर बटर लगाने के लिए नहीं था, तो वो बटर लेने मार्केट गया था। तो वहाँ से वो बटर लेकर आता है, तो बोलता है साहब मैं मक्खन ले आया मेहमानों के लिए। और सब लोग जो हैं वो रतन की तरफ देखने लगते। सब लोग में कौन, बाबू रामस्वरूप, प्रेमा और उमा, और यही पे एकांकी का पर्दा गिर जाता है। तो ये एकांकी हमें सामाजिक परिस्थितियों के बारे में जहाँ अवगत कराती है, वहीं संदेश भी देती है कि लड़का और लड़की का सम्मान बराबर है, उनकी स्थितियाँ बराबर हैं, उनकी परिस्थितियाँ बराबर हैं, तो उन्हें समाज में भी बराबरी का ही सम्मान और दर्जा मिलना चाहिए। तो एकांकी यहाँ खत्म करिए। अब इसी एकांकी से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को हम यहाँ देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, उमा की शिक्षा के विषय में प्रेमा और रामस्वरूप के विचार किस तरह अलग थे? इनमें से किसके विचार आप उचित मानते हैं और क्यों? हमने पूरी एकांकी पढ़ी है। प्रेमा ज्यादा पढ़ाने के फेवर में नहीं थी, जबकि रामस्वरूप चाहते थे कि उमा ज्यादा अच्छे से पढ़े। तो ये दोनों के विचार हैं।
और हम अगर देंगे तो हम रामस्वरूप जी के विचारों से सहमत रहेंगे कि लड़कियों को भी पढ़ाया लिखाया जाना चाहिए। तो यहाँ क्या दिया है, उमा की शिक्षा के विषय में प्रेमा और रामस्वरूप के विचार अलग अलग थे। प्रेमा चाहती थी कि उमा का इंटर तक ही पढ़ाया जाए, जबकि रामस्वरूप उच्च शिक्षा के समर्थक थे। उन्होंने अपनी बेटी को कॉलेज में पढ़ाकर BA करवाया। मुझे इसमें से रामस्वरूप के विचार अधिक उचित लगते हैं, क्योंकि शिक्षा से व्यक्ति का विकास होता है। उच्च शिक्षा पाकर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होता है, उसमें साहस आता है, जिससे वह अपनी बात उचित ढंग से कह सकता है। शिक्षा स्त्री पुरुष के बीच समानता लाने में सहायक होती है। इसके अलावा रामस्वरूप के विचार से स्त्रियां समाज में उचित सम्मान एवं गरिमा पाने की पात्र बनती हैं। तो किस तरीके से चीज़ें होती हैं, हमने सभी देखा कि भाई जब हम उच्च शिक्षा पाते हैं तो हमारे विचारों में भी उतनी नवीनता आती है, हम चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझते हैं। इसलिए उच्च शिक्षा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न संख्या 2 है, गोपाल प्रसाद ऐसा क्यों चाहते थे कि उनकी बहू ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं ही पास हो? गोपाल प्रसाद का ऐसा मानना क्यों था, सिर्फ लड़की मैट्रिक यानी कि 10वीं ही पास रहे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ी होनी चाहिए? उनके विचार से ऐसा क्यों होना चाहिए? भाई वो चाहते थे कि हम ऐसा ना हो कि वो बाहर निकले मुजोर हो जाए। इस तरीके के कई विचार जो रहते हैं आप वो गोपाल प्रसाद जी के अंदर थे कि भाई उसे तो घर के ही कामकाज करने, बाहर जाना नहीं है, हम उसको काबू में नहीं कर पाएंगे। वो इस तरीके के जो विचार हैं वो गोपाल प्रसाद जी के थे। तो क्या दिया है, गोपाल प्रसाद स्वयं उच्च शिक्षित थे, वे वकालत के पेशे से जुड़े थे। उनका बेटा शंकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। इसके बाद भी वे चाहते थे कि उनकी बहू ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं पास ही हो। उनकी ऐसी चाहत के पीछे ये सोच रही होगी कि उच्च शिक्षा प्राप्त लड़कियां अधिक जागरूक होती हैं, इससे वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हो जाती हैं, उनमें सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। ऐसी लड़कियों को बहू बनाने से उन पर अत्याचार नहीं किया जा सकता, उन्हें डराया नहीं जा सकता और अपने ऊपर हुए अत्याचार पर मुंह बंद नहीं रख सकती। मतलब हम उनसे अपनी मनमानी नहीं करा सकते अगर वो ज़्यादा पढ़ लिख जाएंगी। अगर हम उनके ऊपर अत्याचार हुआ तो वो चुपचाप सहेंगी नहीं, वो उसका पलट के जो भी क्या कहते हैं प्रत्युत्तर है वो दे सकती हैं। तो इस चीज़ के डर के कारण वो अपनी बहू को सिर्फ 10वीं पास ही चाहते थे। प्रश्न संख्या 3 है, यदि उमा की स्थिति कम पढ़ी लिखी लड़कियों जैसी होती तो एकांकी का अंत किस तरह अलग होता? अब यहाँ पर क्या था, उमा अच्छी पढ़ी लिखी थी तो उसने किस तरीके से होकर बात बोली। अगर वो पढ़ी लिखी नहीं होती तब क्या होता? तो इस सिचुएशन में एकांकी का अंत बदल जाता। अब वो किस तरीके से बदलता आप अपनी सोच के हिसाब से निकल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जैसे लिखा है आप उस तरीके से भी आइडिया ले सकते हैं। क्या दिया है, एकांकी की प्रमुख नारी पात्र उमा यदि BA पास और सुशिक्षित ना होती और उसकी स्थिति कम पढ़ी लिखी लड़कियों सी होती तो वह सादगीपूर्ण जीवन जीने के बजाय अपनी माँ के कहने पर सच धरकर गोपाल प्रसाद और शंकर के सामने आती। जैसे उसकी माँ बोलती, भाई मुंह फुला के क्यों बैठती, जैसे उसकी माँ ने बोला वैसे वो करके, भाई कम पढ़ाई, शादी करनी है, शादी करेंगे, भाई बच्चे पैदा करेंगे, घर गृहस्थी चलाएंगे, यही एक में वही होता, तो वही वो करती। गोपाल प्रसाद और शंकर उससे अपनी मर्जी से तरह तरह के सवाल करते और वह सिर झुकाए उत्तर देने को विवश रहती। वह शंकर की चारित्रिक कमजोरी जानते हुए भी खामोश रहती। मतलब शंकर के बारे में वो जानती कि वो इतना बुरा है, लेकिन तब भी वो इतना निर्भय होकर बात को नहीं बोल पाती, अपनी बातें दृढ़ता और साहस से ना कह पाती। गोपाल प्रसाद और शंकर को तो ऐसी ही लड़की चाहिए, वे उमा को पसंद कर लेते और एकांकी का अंत सुखद होता और सब खुश होते। यानी कि उन दोनों को ये लड़की पसंद आती, शादी हो जाती, यही सुखद अंत इस एकांकी का हो जाता। प्रश्न संख्या 4 है, लड़कियों की शिक्षा और खूबसूरती के बारे में गोपाल प्रसाद के विचार किस तरह अलग थे? रीढ़ की हड्डी नामक पाठ के आधार पर बताइए कि लड़कियों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, खूबसूरती कैसी होनी चाहिए। इस पे उनके विचार, उन्होंने 2-3 जगह इस बारे में बात करी एकांकी में, तो उसी विचार को आपको यहाँ लिखना है। ये पाठ के आधार पर उनके जो विचार हैं वो बताने। तो क्या दिया है, गोपाल प्रसाद पढ़े लिखे सुरक्षित वकील थे, उनका बेटा मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, परंतु लड़कियों की शिक्षा के बारे में उनके विचार यह थे कि लड़कियों को अधिक पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई तो मर्दों के लिए बनी चीज़ है। इसके विपरीत वे स्त्री के लिए खूबसूरती आवश्यक मानते थे। यह खूबसूरती चाहे स्वाभाविक हो या कृत्रिम, यानी कि आप स्वाभाविक रूप से खूबसूरत है तो बहुत ठीक, अगर नहीं है तो भैया आप मेकअप कर लीजिए। कृत्रिम मतलब बनावट कर लीजिए, तो आप मेकअप थोप लीजिए, आप उससे खूबसूरत हो जाएंगे। कृत्रिम नारी के लिए आवश्यक है, इस बारे में पुरुष एक बार तो मान ही जाते हैं, पर स्त्रियां यह कभी भी मानने को तैयार नहीं होती कि वे खूबसूरत ना दिखें।
इस तरह लड़कियों की शिक्षा और उनकी खूबसूरती के बारे में गोपाल प्रसाद के विचार परस्पर विरोधी हैं। ठीक है, किसके? लड़कियों की शिक्षा और खूबसूरती। शिक्षा भाई लड़कियों की अच्छी होनी चाहिए, खूबसूरत जरूरी नहीं है, खूबसूरत जो है सो है, जरूरी नहीं है भाई जो हमारी नेचुरल ब्यूटी उसमें बनावट क्यों करें। तो वही चीज़ है ये। लेकिन यहाँ पर गोपाल प्रसाद के लिए क्या था कि लड़कियों का खूबसूरत होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ थी। तो यहाँ पर ये पार्ट हमने पूरा अपना ख़त्म किया। हमने फटाफट इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया, आपको समझाया, साथ ही कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी किए। लेकिन इस चैप्टर का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पहले करा रखे हैं, तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। वन शॉट रिविजन्स जो है सिर्फ हिंदी के लिए ही अवेलेबल नहीं है, आपके सभी सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है। तो ये आपको मिलेंगे कहाँ? ये मिलेंगे आपको हमारे चैनल magnetsbrain.com पे। जब आप यहाँ पर आएंगे ना तो आपको यहाँ पर वन शॉट रिवीजन देखिएगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने वो सभी क्लासेस आ जाएंगी जिनमें वन शॉट रिवीजन अवेलेबल है, 7th 8th 9th 10th 11th 12th। तो आपको सेलेक्ट करना ही अपनी क्लास 9th, जहाँ वॉच ना लिखा है इसे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने 9th की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी वन शॉट रिवीजन की। तो सभी सब्जेक्ट्स हैं आप यहाँ पर देख रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स, इसके नीचे और भी हैं। तो अब आपको जो भी सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है, आपको वो सब्जेक्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही उसमें जितने चैप्टर्स हैं वो आपके सामने आएंगे, और जो जो चैप्टर आपके एग्जाम में आ रहे हैं उन्हें क्लिक करिए, उनके वीडियोस देखिए, फटाफट रिवीजन करिए। लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसी से हमें पता चलता है कि आप हमें कितना पसंद करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।